आज हम डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन एंडोवमेंट के बारे में। तो नेफ्रॉन एंडोवमेंट का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स जो कि एक इंडिविजुअल के पास बर्थ के समय होता है। तो इट रिफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स अ पर्सन इज बॉर्न विथ। और ये जो नेफ्रॉन होता है वो बर्थ के समय ही डिसाइड हो जाता है प्रीनेटली, और इसी से डिटरमाइन होता है इंडिविजुअल्स का लाइफ लॉन्ग रीनल फंक्शन रिजर्व। एक इंडिविजुअल जो रहता है ऑलमोस्ट 6 लाख टू 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स के साथ पैदा होता है। एंड टोटल नेफ्रॉन्स की बात करें बोथ किडनी में तो 1.2 टू 2.4 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। देयर इज नो पोस्टनेटल नेफ्रोजेनेसिस, और जो नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं वो फिक्स होते हैं बर्थ पे। तो ये सब चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई बर्थ वेट की बात करें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी प्रेगनेंसी का। अगर कोई बच्चा टर्म प्रेगनेंसी पे हो रहा है तो उसका जो रीनल फंक्शन है वो पूरा डेवलप होगा, और उसमें ईच किडनी में 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होंगे, और बच्चे का वजन अगर अच्छा होगा तो उसमें पूरे फंक्शनल नेफ्रॉन जो होंगे डेवलप होंगे। तो बर्थ वेट पे कैसे डिपेंड करता है, अगर 1 किलो वजन अगर बर्थ वेट बढ़ता है तो टोटल जो है ऐसा माना जाता है कि 2.5 लाख के अराउंड, 2.5 लाख के अराउंड जो है ग्लोमेरुलाई बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बर्थ वेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो जो फैक्टर्स होते हैं नेफ्रॉन एंडोवमेंट को डिटरमाइन करते हैं, सबसे पहले बात करें जेस्टेशनल एज। जेस्टेशनल एज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नेफ्रोजेनेसिस है वो 36 वीक्स तक कंप्लीट होता है। अगर बच्चा जो है प्री मैच्योर डिलीवर हो जाएगा तो उसमें जो है नेफ्रॉन्स कम होंगे तो फाइनली जो है आगे चल के उसको हाइपरटेंशन सीकेडी का रिस्क बढ़ जाता है। इसी को ब्रेनर्स हाइपोथेसिस बोलते हैं। फिर दूसरा होता है कि अगर बच्चे को इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हुआ है किसी भी रीजन की वजह से, तो उसका नेफ्रॉन का नंबर कम हो जाता है। अगर जो बच्चे की माँ है, अगर अच्छा डाइट नहीं लेती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी डाइट लेती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी रहती है, या प्रेगनेंसी के टाइम अल्कोहल या एनसेड्स या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड लेती है, तो इसकी वजह से बच्चे का जो नेफ्रोजेनेसिस होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। कई बार जीन भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जीन होता है पैक्स2 जीन, और दूसरा होता है WT1 जीन। ये दोनों जीन जो रहता है, इसमें अगर कोई भी म्यूटेशन हो जाएगा तो जो नेफ्रॉन का काउंट होता है वो कम हो जाता है। दूसरा, अगर ट्विन प्रेगनेंसी रहती है तो प्लेसेंटा दोनों बच्चों को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से नेफ्रॉन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो अब अगर नेफ्रॉन का काउंट बर्थ के समय कम होता है तो जितने रिमेनिंग नेफ्रॉन्स हैं उसमें कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी होती है, और वो जो फंक्शन कम है नेफ्रॉन्स की वजह से उसको ओवरकम करने के लिए ज़्यादा काम करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, धीरे-धीरे ग्लोमेरुलर हाइपर फिल्ट्रेशन होता है, और ये एडेप्टेशन जो है ग्लोमेरुलस का बाद में मैल एडेप्टेशन में चेंज हो जाता है, और उसमें इंजरी होने लगती है। बाद में उसमें ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होने लगेगा, और पेशेंट को हाइपरटेंशन और सीकेडी का रिस्क बढ़ जाता है, जो कि शुरू होता है प्रोटीनयूरिया से। फिर इसे ही बोलते हैं ब्रेनर्स हाइपोथेसिस, कि अगर कोई लो नेफ्रॉन नंबर के साथ पैदा हुआ है तो उसमें सीकेडी का रिस्क और कार्डियोवास्कुलर रिस्क बढ़ जाता है। तो इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है कि अगर कोई बच्चा अगर कंजेनाइटल एनोमली ऑफ द किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट के साथ पैदा हो रहा है तो उसमें चांसेस हैं कि उसमें नेफ्रॉन का मास कम हो। दूसरा, अगर किसी बच्चे में रीनल हाइपोप्लेजिया है या डिस्प्लेजिया है या पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व है तो इसमें नेफ्रॉन का रिजर्व जो रहता है बहुत ही पुअर रहता है। ऐसे केस में अगर हमें ट्रांसप्लांट करते समय ग्राफ्ट का सर्वाइवल जो रहता है वो डोनर के नेफ्रॉन के मास के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर डोनर का मास जो है अगर कम है तो कई बार क्या होता है, मिसमैच होने की वजह से अगर रेसिपिएंट मिसमैच हो रहा है तो हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी हो जाती है, और वो किडनी जो ग्राफ्ट रहता है वो फेल हो जाता है। हम लोग पार्शियल नेफ्रेक्टमी जब करते हैं तो हमारा मेन टारगेट नेफ्रॉन के नंबर को प्रिजर्व करना रहता है, ताकि पेशेंट जो है आगे चल के उसमें सीकेडी ना डेवलप हो। और ऐसा माना जाता है कि जिस इंडिविजुअल्स में लो बर्थ वेट होता है या प्री टर्म बर्थ होता है उनमें हायर इंसिडेंस होता है हाइपरटेंशन और सीकेडी का। तो हम जो नेफ्रॉन का नंबर है या नेफ्रॉन का एंडोवमेंट उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, सिर्फ एक ही तरीका होता है जो प्रूवन है, वो होता है किडनी की बायोप्सी करके। उसमें हम लोग ग्लोमेरुलस का डेंसिटी एस्टिमेट कर सकते हैं। बाकी जो अगर हम बात करें गोल्ड स्टैंडर्ड का तो वो ऑटोप्सी होता है, जो कि मरने के बाद ही पता चलता है।
फिर जो कुछ रीसेंट डेवलपमेंट हो रहा है, पहला है एमआरआई, उसमें कोशिश कर रहे हैं कि नेफ्रॉन एनवायरनमेंट, नेफ्रॉन को भी काउंट कर सकें, और दूसरा बायोमार्कर्स और जेनेटिक मार्कर्स भी इन्वेस्टिगेशनल हैं, जो पता लगा रहे हैं। फिर इन सब का प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है? जो मदर है, उसका प्रेगनेंसी के टाइम पे न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। उसको कोशिश करना चाहिए कि कोई भी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग ना ले, और प्री टर्म बर्थ कोशिश करे कि ना हो, और आईयूजीआर को भी प्रिवेंट करना चाहिए। फिर जो बच्चे अगर ये आईयूजीआर या लो बर्थ वेट के साथ पैदा होते हैं, तो इन्हें हमें मॉनिटर करना चाहिए और हाइपरटेंशन देखना चाहिए, ताकि बाद में अगर रीनल डिसफंक्शन हो तो हम अर्ली इंटरवेंशन कर सकें। फिर जो पेशेंट्स काकुट के साथ पैदा होते हैं या रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी के साथ, उसमें अर्ली इंटरवेंशन करना चाहिए। तो टोटल ऑल बात करें नेफ्रॉन एनवायरनमेंट का, तो ये एक फंडामेंटल डिटर्मिनेंट है लॉन्ग टर्म किडनी हेल्थ का, एंड ये जो है बर्थ से पहले ही एस्टेब्लिश हो जाता है, और रीनल रिजर्व पूरी लाइफ डिसाइड करता है। अगर नेफ्रॉन का नंबर कम है, तो ये हाइपरटेंशन, सीकेडी और रीनल डिजीजेज होता है, जिससे कि बाद में नेफ्रॉन प्रिजर्विंग सर्जरी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ सीकेडी। और ऐसे केसेस में प्रीनेटल केयर और अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ लो नेफ्रॉन स्टेट और नेफ्रॉन स्पेयरिंग स्ट्रेटजीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू इम्प्रूव द आउटकम।